एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ग्लेशियर टूटने से पानी का बहाव जो है वो बहुत ज्यादा था, जिसमें 2 पुल बह गए हैं। और आज हमने जो आपदा की तस्वीरें देखी वो 2013 में हुए केदारनाथ आपदा की याद दिलाती है, मिलती जुलती तस्वीर देखने को मिली। आपको बता दें कि पीपल कोटी पावर प्रोजेक्ट को पर भी खतरा मंडरा रहा है और हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता जा रहा है, तो निचले स्थान में जो घर बने थे वहां पर भी उन स्थानों को खाली करवा दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी लगातार रेस्क्यू कार्य कर रही हैं और वहां पर मौजूद हैं। सतर्कता के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने हर संभव मदद की बात कही और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि विशेष संवाददाता हैं। हमारे साथ अनिल राणा संवाददाता चमोली से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ स्थानीय निवासी चमोली से शशि भूषण मैथाड़ी जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शशि भूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप चमोली में ही रहते हैं और ये हादसा आपने बहुत करीब से देखा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी इस आपदा को लेकर। देखिए, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि जब सुबह के वक्त ये सूचना जब आई तो भारी दहशत लोगों के मन में बैठ गई थी। और जो 2013 की जो केदारनाथ की विभीषिका थी वो लोगों के मन में एक बार फिर से ताजा हुई। और उसी तरह की तस्वीरें जब सोशल मीडिया के मार्फत से आने लगी, तमाम वीडियो और फोटोग्राफ्स जब आने लगे, तो ऐसा लगा कि जो मंजर ऊपर से था, नदी जिस तरह से नीचे बहती हुई आ रही थी, तो वो अपने आप में बहुत ही विकराल और डरावना दृश्य था। पूरा उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर, मिट्टी, पत्थर सब बह के आ रहे थे और कई लोगों की डेड बॉडी, लाशें लोगों ने उसमें देखी है जोशीमठ में, नीचे विष्णुप्रयाग के आसपास में। तो जिनको कि वहां पे आईटीबीपी के जवानों को फिर लगाया गया और उनको जितना हो सकता था वो डेड बॉडी को वहां से अगर निकाल पाए तो इसलिए भी वहां पे जवान लगाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि इस बीच अफवाहों का बाजार भी बड़ा गर्म रहा और कई तरह की अफवाहें भी फैलती रही कि अब वो पुल टूट गया, ये पुल टूट गया, तो वहां ये तबाही मच गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हाँ, इतना जरूर है कि जो वहां पे डैम साइट पे जो पावर प्रोजेक्ट वाला जो साइट था, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है 35 मेगावाट का, तो उस जगह पे अभी जो एक अंदाजा है, अभी क्योंकि आंकड़ा नहीं है, तो बताया जा रहा कि 100 से 150 या 150 से 200 के बीच में जो मजदूर, जो कर्मचारी और जो वहां पे सीनियर जूनियर जो इंजीनियर जो रहे होंगे, शायद वो काफी लोग उसमें हताहत हुए हैं, लापता हुए हैं, बहे हैं। तो ये उन परिवारों के प्रति हम सब लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। ये एक बहुत दुखद है। ये सिर्फ उन परिवारों के लिए, आज पूरे देश के लिए, सिर्फ चमोली के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है। देश के शीर्ष हिमालय में ये घटना घटी है। लेकिन बाबा बद्री केदार की ये बड़ी कृपा रही कि हादसा धीरे धीरे, जो नदी का जो प्रवाह था वो जैसे जैसे जोशीमठ पार हुआ, फिर हेलंग प्रोजेक्ट आता है। हेलंग पावर प्रोजेक्ट है 171 मेगावाट लगभग। शशि भूषण, आपको यहाँ पर रोकेंगे और चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले मिशन बंगाल पर पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाले महान मनुष्यों, संतों, वीरों की पावन धरा बंगाल को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। इस साल जब भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो ऐसी प्रेरणा भूमि आना, इस मिट्टी को नमन करना, वो अपने आप में नई प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा देता है। पिछली बार मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर बंगाल आया था। आज हल्दिया सहित पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़ी करीब 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आपके बीच आए।
आया। और यहाँ पर असम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने बताया कि वो हजारों करोड़ रुपए की सौगात देंगे और लोकार्पण भी करेंगे तमाम योजनाओं का। और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चमोली जिले में जिस तरीके से ग्लेशियर टूटने के बाद हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया है, बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही थी और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश वर्मा भी जुड़े हुए हैं। राजेश वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी तक के ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रहे हैं? राजेश जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अनिल राणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रहे हैं अभी तक? जी, आपको बता दें कि जो अभी ये नदी का जो प्रवाह है ये करीबन रुद्रप्रयाग के नजदीक पहुंच चुका है और अभी जो नदी है वो बिल्कुल तेज गति से बह रही है। इसमें लकड़ियां बह के आ रही है, कुछ भैंस, कुछ गाय, कुछ मवेशी और जो स्क्रैप का सामान है वो बह करके आ रहा है। और स्थानीय लोगों में यहाँ कौतूहल का विषय बना हुआ क्योंकि जो घटना हुई वो जोशीमठ में हुई है और उसका प्रभाव यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है वहां दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से ये पहले भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान भी इस बात को लगातार कह रहे थे कि पानी का तेज इतना ज्यादा है कि वो अब नीचे की तरफ नीचे स्थानों में पहुंच रहा है, तो वहां के जो मकान है वो खाली करवा दिए गए थे। तो निचले स्थानों में क्या कुछ स्थिति अभी तक बनी हुई है, आपसे जानना चाहूंगी मैं। सुबह से ही यहाँ पे, क्योंकि हम भी घटना स्थल पे पहुंचे हुए थे, तो हम देख रहे थे कि जो स्थानीय लोग हैं वो ऊंचाई वाले स्थानों में गए हुए थे। साथ ही प्रशासन ने भी यहाँ पे लगातार अलर्ट जारी किया हुआ था। एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, सेना के जवान भी मौके पे गए हुए थे। राहत और बचाव कार्य में निरंतर लगे हुए थे और जो नदी किनारे वाले जो गाँव थे उनको खाली करवाया जा रहा था। बाकी आप देख सकते हैं क्योंकि शहरों में जो है वहाँ पे, क्योंकि जो मीडिया के द्वारा है उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, तो लोग जागरूक बने हुए हैं। जी अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और अगर हम शुरुआती समय की बात करें जब ये ग्लेशियर टूटा था उसके बाद से वहां पर कितने लोग मौजूद थे, क्या इसकी अभी तक कोई पुष्टि हो पाई है? जहाँ तक अपुष्ट हमारे पास सूचना मिली है, इसमें लगभग जो मजदूर थे वो 100 से और 150 के करीब बताए जा रहे हैं कि उन लोगों के यहाँ पे लापता होने की सूचना फिलहाल हम तक बनी हुई है। और बाकी अन्य जो स्थानीय लोग थे, क्योंकि माहौल यहाँ पे इस तरह का था कि सूचनाएं आदान प्रदान हो रही थी और साथ ही स्थानीय लोग एक दूसरे को सूचनाएं भेज रहे थे, तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पे राहत और बचाव का कार्य बिल्कुल सही मौके पे हुआ। और बड़ी दुर्घटना होने से हम कह सकते हैं कि जैसे केदारनाथ आपदा के समय बड़ी दुर्घटना हुई थी वो होने से बच गई। जी अनिल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 4 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में जैसे आपने बताया कि भाव अभी तक पहुंच चुका है, हरिद्वार में भी अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कैसे काम कर रही है? आपको बता दें कि जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है और आईटीबीपी की जो और पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो नदी किनारे वाले क्षेत्र वहां पे बनी हुई है उनकी, और प्रशासन की टीमें भी है वो लगी हुई है। पर जहां तक दुर्घटना की बात कहें या इस आपदा की बात कहें, इस मैदानी क्षेत्र में ये इसका प्रभाव शायद देखने को नहीं मिले क्योंकि जो नदी का वेग है वो फिलहाल कम हो गया है। जी ये स्थिति कब तक सामान्य हो सकती है? ऐसी खबरें आ रही है कि स्थिति अभी थोड़ी देर में सामान्य हो सकती है, इस पर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, जहां तक हम, क्योंकि नदी के जो नजदीकी क्षेत्र थे वहां पे हमने दौरा किया, मैं स्वयं मौके पे पहुंचा तो हमने देखा कि नदी का जो वेग है फिलहाल वो कम है और जो अलकनंदा नदी है वो करीबन 2 से 3 मीटर तक उफान पे आई है। जी अनिल, ये बताइए, जिस तरीके से अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म हो गया और ये बताया गया कि पुल टूट गए हैं, 2-3 पुल टूट गए हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, अफवाहों का बाजार इसलिए भी गर्म रहा क्योंकि लोग यहाँ पे जो केदारनाथ आपदा आई थी उसमें क्योंकि सही ढंग से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। पहले बताया जा रहा था कि 4 लोग हताहत हैं, फिर 8, फिर 10, इस तरह से करीबन 5000 से ऊपर उस समय मरने वालों की संख्या पहुंची है। तो इस तरह की घटना से सीख लेते हुए स्थानीय लोगों को लगा कहीं केदारनाथ की आपदा की तर्ज पर ये जो ग्लेशियर टूटा है, जो ये डैम टूटा है, ये इस तरह की घटना दोबारा से न हुई हो, इस कारण से यहाँ पे लोग सतर्क थे और स्थानीय लोग भी अलर्ट पे रहे। जी अनिल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हुए थे चमोली, उन्होंने क्या कुछ कहा है? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के क्योंकि विभिन्न जगहों के कार्यक्रम थे तो उन्होंने उनको रद्द किया और
जिलाधिकारी चमोली और जो पुलिस के आला अधिकारी एसपी यशवंत चौहान रहे, उन्होंने मौके पे पहुंच करके स्थानीय लोगों के जो प्रभावित हुए उनको देखा, उनकी सुध ली। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आपने देखा होगा कि दिन में जो अमित शाह जी हैं उनकी वार्ता हुई थी उनसे, तो उन्होंने हर तरह की जो संभावित मदद की उसकी बात कही है। जी अनिल, और बिल्कुल जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि गृह मंत्री और संपर्क में हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर इस आपदा से निपट रही है। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी पूरी तरीके से समर्थन दे रहा है। विपक्ष बात करे कि एकजुटता की यहाँ पर जी हम कह सकते हैं कि लगातार क्योंकि ये जो आपदा का वक्त होता है इसमें अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा था, वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि आप जानकारी रखते हैं कि जो कि पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी जिले में क्योंकि डैम जितने भी जो बड़े डैम है ये कभी भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। पूर्व में भी कई बार यहाँ पे जन आंदोलन भी हुए कि डैम से जो बड़े डैम है उनका निर्माण न कराया जाए। आपने देखा होगा कि श्रीनगर डैम है, श्रीनगर डैम भी अलकनंदा नदी पर ही बना हुआ। अगर ये आज की स्थिति, अगर ये नदी का प्रवाह ज्यादा होता तो इससे जो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, इसके भी मैंने आप कह सकते हैं कि नगर को काफी नुकसान और जनहानि की संभावना बन सकती थी। फिलहाल ये स्थिति सामान्य है और यहाँ पे जो ऊपरी साइड में जो जोशीमठ साइड में जो मजदूर बहे हैं फिलहाल उनके ही बहने की सूचना है और कुछ हो सकता है कुछ स्थानीय लोग हों, बाकी स्थिति फिलहाल सामान्य पहुंची है। जी अनिल, 1070 करके एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? प्रशासन की टीम क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है, अभी भी आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैं भी अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो सुबह से लेकर के अभी तक मैं भी घटनास्थल पे बना हुआ हूँ और लगातार क्षेत्र में जा रहा हूँ, स्थानीय लोगों से पूछ रहा हूँ कि किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रशासन यहाँ पे अलर्ट बना हुआ है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने समय रहते ही हमें सचेत कर दिया है, जिस वजह से हम यहाँ पे बड़ी जो त्रासदी है, जो केदारनाथ की त्रासदी है, प्रशासन ने हल्के में नहीं लिया और लगातार प्रशासन मौजूद बना हुआ है और हमें सहायता करने के लिए पहुंचे हैं। जी अनिल, बिल्कुल हमारे साथ शशि भूषण जी भी जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, मैं आपसे समझना चाहूंगी 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी उसको भी आपने काफी करीब से देखा और आज जो चमोली में हमने हादसा देखा, वो कहीं ना कहीं दोनों की तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हिमालय में होने वाली उथल पुथल और यहाँ का जो पर्यावरण है, जो उसका संतुलन, जो जलवायु संतुलन जो असंतुलित हो रहा है, उसका भी ये कारण है। और आप सबसे पहले एक चीज को मैं जोड़ना चाहूंगा कि अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है, इस बार बारिश नहीं हुई है। अगर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, वैसे तो उच्च हिमालय में अक्टूबर से बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि भगवान की बड़ी कृपा रही कि शायद यही घटना होनी थी और भगवान बद्री विशाल ने कुछ ऐसी कृपा रही कि जो इस वक्त जो बर्फबारी नहीं हुई पहाड़ों में, अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह की बर्फबारी हुई होती तो आज का ये मंजर और कई गुना अधिक भयावह होता और केदारनाथ से भी भयानक त्रासदी आज हमें देखनी पड़ती। ये नजारा तब है कि जब इस साल बर्फबारी ना के बराबर हुई है। अभी 2-3 दिन पहले ही 4-5 इंच की बर्फ गिरी हुई है, तो उसमें ये हाल हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कि अगर ग्लेशियर टूटा है और निचले इलाके में भी अगर बर्फबारी होती तो कितनी बड़ी वो सैलाब वो अपने साथ लेके आता, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी त्रासदी थी। लेकिन अभी जैसे आपके जो संवाददाता हैं अनिल राणा बता रहे थे कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बांध हैं ये यहाँ विनाश के कारण हो सकते हैं, इस तरह की भी एक दहशत लोगों के मन में है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमें हर विषय पे चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो केदारनाथ आपदा हुई थी और उस समय केवल केदारनाथ में तो बड़ी आपदा हुई थी, पूरे उत्तराखंड में बादल फटा था। तो आपने देखा होगा उत्तरकाशी की तरफ से जो टेहरी, जो गंगोत्री से जो गंगा आई थी बह करके बड़ी विकराल रूप में, उसको रोकने का काम किया टेहरी बांध ने। और उधर से केदारनाथ से जो विकराल रूप में नंदाकिनी अलकनंदा के साथ मिलकर के श्रीनगर तक पहुंचती है धारी देवी के बाद, तो उसको रोकने का काम किया श्रीनगर बांध ने। तो बताते हैं कि अगर ये दोनों बांध, टेहरी बांध और श्रीनगर बांध नहीं होते तो शायद हरिद्वार और ऋषिकेश सहित उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ी मुसीबत में होता और तबाह हो जाता। शायद इस तरह की भी बातें हुई थी। तो इस बात को भी हम कहना, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि
दोनों ही पहलू हो सकते हैं कि कभी कहाँ क्या आपदा हो सकती है। हो सकता है बांध जब टूट जाए तो तब तो पूरी बहुत बड़ी प्रलय हो जाएगी। टिहरी बांध टूटना तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, श्रीनगर का टूटना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से ये बांध जो टूटा है वो बांध की वजह से तबाही नहीं आई है, ये तबाही आई है ग्लेशियर की वजह से। ग्लेशियर टूटा, उसने बांध पे जो अभी बहुत छोटा बांध था, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, और उस पे उसका जब प्रेशर आया तो उसकी दीवारें टूटी। उसके बाद आते आते नीचे की 2-3 परियोजनाओं को भी क्षतिग्रस्त किया। लेकिन आज भी जो बड़ी बात सामने आ रही है कि जो नदी का जो वेग है, जो प्रवाह है, जो धीमा पड़ा है, उसके पीछे कारण है हेलंग का विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट, जो जोशीमठ से लगभग 30-35 किलोमीटर नीचे आता है, और वहां पे ये कम हुआ है। तो जब ये वहां पे रुका है तो उसके बाद धीरे 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 अब मैदानी क्षेत्रों तक आते आते ये कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि हरिद्वार और आने तक ये पानी फैल जाएगा, और शायद यूपी के किसी जिले में इसका कहीं असर नहीं पड़ेगा। ना मुझे लग रहा कि ये ऋषिकेश में असर पड़ने वाला है, क्योंकि पानी ऊपर से धीरे धीरे कम हो गया। हम जिस तरह से अपने गांव से, अपने वहां से लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम अन्य जिलों में अलग अलग जगहों पे बात कर रहे हैं, तो यही बात हो रही है कि पानी सामान्य चल रहा है। नदी जैसे बरसात में चलती है उस तरह से आ रही है। जी बिल्कुल शशि भूषण जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं बांधों ने जो रोक रखा है इसकी वजह से आगे कोई बड़ी आपदा तो नहीं होगी। हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से शशि भूषण इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास बीच में 2 बड़े डैम पड़ते हैं जहां पर जिसकी वजह से पानी का वेग और कम हो सकता है और स्थिति सामान्य हो सकती है। हरिद्वार की अगर बात करें तो वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर हम बांधों की बात करें तो उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ राहत बचाव कार्य जारी है और टीमें जो है वो बहुत सतर्कता में दिख रही हैं। जी लगातार, क्योंकि पहाड़ों में जो आपने देखा होगा केदारनाथ आपदा का जो विकराल रूप देखने को मिला, क्योंकि जो बड़े बांध है, बड़े बांधों से यहाँ के लोगों में ये है कि कभी भी अगर इस तरह की बांध अगर टूट गए तो उसका जो प्रभाव है ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली तक के लोगों में संभावना ये है कि वो भी शहर साफ हो सकते हैं नदी के बहाव से। जी बिल्कुल अनिल, लेकिन जिस तरीके से हम तैयारियों की भी बात करें, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है, तो क्या ऐसे किसी बांध का जिक्र हुआ कि जहां से आगे परेशानी बढ़ सकती है? शायद जो बड़े जितने भी बांध यहाँ पे लगातार पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इनको लेकर के भी स्थानीय लोगों में ये है कि कभी भी अगर आपदा आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है पहाड़ों में, तो कभी भी जनहानि की संभावनाएं होगी। और लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे का भी जो भारत सरकार की योजना है, वहां भी हमने देखा कि आज मौके पे गए हुए थे तो देखा कि कुछ ही मीटर दूर पे जो टनल है, टनल के कुछ मीटर नीचे तक पानी, ये आज के जो ये आपदा आई है यहाँ तक पहुंचने की संभावना बनी हुई थी। और लगातार लोगों में भय का माहौल भी बना हुआ था सुबह से कि कहाँ तक नदी का पानी बढ़ेगा और ग्लेशियर टूटने से कितने लोगों तक, माने ये आप समझ सकते हैं कि गौचर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और श्रीनगर तक भी लोगों में भय का माहौल बना हुआ था। जी बिल्कुल अनिल, हमारे साथ शशि भूषण जुड़े हुए हैं। शशि भूषण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बांधों में पानी जो है वो वहां पर रुक जाता है, जिसकी वजह से अब वेग जो है वो कम हो गया है। पानी का वेग जरूर कम हो गया है, लेकिन अगर हम जब ये शुरू हुआ, बहाव शुरू हुआ तो काफी तेज बहाव था। आसपास के जो घर थे वो बह गए और निचले स्थानों में बहुत तेजी से पानी बह रहा था। जैसे कि हम तस्वीरें भी लगातार अभी दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि पानी का वेग वाकई इतना ज्यादा था कि आसपास के जब गाँव बह रहे थे और नीचे की में जिस तरीके से पानी बह रहा था, तो स्थानीय जो प्रशासन है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने स्थानीय लोगों को वहां से निकाला। लेकिन ये कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी संख्या में वहां पर लोग रहते होंगे और इतनी जल्दी सतर्कता दिखाना। मैं सबसे पहले तो इसमें उत्तराखंड सरकार ही कहूंगा, क्योंकि सरकार के अधीन में सारा सिस्टम आता है। फिर उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी, खासतौर पे भारत की सेना जो जोशीमठ में ब्रिगेड है उनकी, उत्तराखंड पुलिस, इन सब की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा। साथ साथ में मैं सोशल मीडिया पे भी उन लोगों का भी, जो सारी जनता पत्रकार बन करके सोशल मीडिया पे बनी हुई थी और अपडेट दे रही थी। हालांकि इस बीच अफवाहों का भी बाजार रहा। इसके बीच चमोली जिला प्रशासन ने भी बहुत तत्परता से ये काम किया है और मौके पे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं मौके पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हादसा हो गया था वो तो उसके बाद नीचे को आ गया था। ये ऐसी घटना थी कि एक जगह बांध
फूटा, नहीं बांध तो नहीं कहूंगा, ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर ने बांध को तोड़ा, बांध टूटने के बाद फिर तबाही नीचे को आती गई, लेकिन नीचे आते आते ये शिथिल पड़ने लगी। लेकिन यह है कि प्रशासन की तैयारियां अपने आप में मुस्तैद रही हैं। कम खास तौर पे जो केदारनाथ की जो आपदा हुई है उसके बाद उत्तराखंड में जो इस तरह की विपदाओं से निपटने के लिए यहाँ का तंत्र मजबूत हुआ है, यहाँ का सिस्टम मजबूत हुआ है, और सिस्टम ने डट करके ऐसी कई बार मॉक ड्रिल चलती हैं इन चीजों को, यहाँ पे ऐसी घटनाएं कभी हो ना, तो उत्तराखंड की पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और यहाँ के आईटीबीपी हो या तमाम तरह की जो जिला चिकित्सालय हैं या जिला प्रशासन हैं, ये अपने आप में ये मॉक ड्रिल करते रहते हैं। यहाँ पे आज समझ आ रहा है कि ये मॉक ड्रिल कितने काम आते हैं, जो प्रशासन समय समय पर इस तरह की चीजें करते हैं। आगे भी इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और उत्तराखंड सरकार को आज एक बार फिर ये सामने एक प्रत्यक्ष वो मिला है कि उन्होंने जो 2013 के बाद जो सबक लिया था, उसके बाद जो ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए थे जो मॉक ड्रिल के, उसी का नतीजा है कि आज प्रशासन बड़े तेजी से मौके पे मौजूद रहा, मुस्तैद रहा, और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। पूरे प्रदेश में हर गांव में जहां जहां नदी जहां से गुजर रही है, प्रशासन तैयार है। बात अभी आपने कही बांध की, भी आपने बात पूछी थी कि बड़े बड़े बांध और इस तरह की आपने अभी बात की, तो मैं बताऊं कि आज जो हरिद्वार और ऋषिकेश या उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं उनको सुरक्षित करने में एक सूचना मैं भी दूं आपको कि जो अभी सूचना आई है, ब्रेकिंग आई है कि टेहरी बांध एक सबसे बड़ा बांध है, टेहरी बांध, जिसका कि दुनिया में नंबर है। और उसके टेहरी बांध के बाद आता है कोटेश्वर बांध, जो उत्तरकाशी से और देवप्रयाग तक के रूट पे पड़ता है, जहां से इस नदी को मिलना है जो धौली और अलकनंदा आ रही है। इन दोनों बांधों पे जो भागीरथी गंगा जो आ रही है उसके पानी को रुकवा दिया गया है, ताकि जो अलकनंदा बद्रीनाथ से आ रही है, जो विकराल रूप लेकर के अभी देवप्रयाग में पहुंचने वाली है, उसके साथ भागीरथी को रोक दिया है, ताकि उसका पानी और दोनों नदियों का पानी मिल करके आगे तबाही न मचाए। तो इसलिए फिलहाल जो मूल गंगा नदी है जो गंगोत्री से आ रही है उसको रोका गया है, बताया, ऐसी सूचना मुझे मिली है कि उनका पानी रोक दिया गया है। जो पानी आएगा हरिद्वार ऋषिकेश तक वो केवल अलकनंदा और धौली गंगा का जो अभी जो मलबा जिसके साथ आ रहा है वही पानी जाएगा। तो मुझे लगता है स्थिति सामान्य होगी, और जहां से भी ये पानी गुजरेगा ये 45 मिनट में कम से कम समय ले रहा है, 40 से 45 मिनट में सामान्य हो जाएगा। जैसे जैसे मैदान की तरफ ये पानी आएगा तो ये घाटियों में फैल जाएगा, मैदानी इलाकों में ये फैल जाएगा। तो मुझे लगता है जो संभावना है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये पानी नहीं आएगा पीछे से, एक फ्लो है, जैसे कि बाल्टी से आपने कहीं पे पानी उड़ेला तो वो बह के निकल रहा है। तो जब धीरे धीरे आगे को बढ़ता है पानी तो वो अपनी जगह भी लेता जाता है, कुछ कुछ पानी इधर उधर बैठ जाता है। तो वही स्थिति आज देखने को मिल रही है कि 35 किलोमीटर, अभी तक लगभग 170 किलोमीटर ये पानी चल पड़ा है वहां से। तो जहां जहां से पानी निकल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो संभावना व्यक्त की जा रही थी वो समाप्त हो गई है। अब यह है कि अलर्ट रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अब अभी आपके चैनल पे मैं अगर ये बात कर रहा हूं तो ऋषिकेश में लोग आराम से घूमने चले जाएं, ऐसा नहीं है। नदी फिर भी अपने जो खतरे का निशान है उससे 1 मीटर ऊपर चल रही है। जी 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 बिल्कुल शशि भूषण जी, आपने जिस तरीके से इस बात को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई भी किया है कि कैसे बांधों में पानी रुक रहा है, और जैसे कि अभी आपने बताया कि बांधों में पानी अब रोका भी जा रहा है और ताकि उसका जो बहाव है वो कम हो सके। आपको क्या लगता है स्थिति कब तक सामान्य हो जाएगी? ये जहां जहां से ये पानी निकल रहा है उसके 45 मिनट बाद स्थिति सामान्य हो रही है। जहां से भी पानी निकल रहा है, जिस भी जगह से पानी निकलेगा 45 मिनट का समय ये ले रहा है, और पहाड़ों में जहां से निकल रहा है। हाँ, हरिद्वार ऋषिकेश में ये हो सकता है कि ऋषिकेश जैसे हरिद्वार से भी तो नहरों में पानी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और जैसे कि अभी मैं वहाँ के एसडीएम साहब नेगी साहब का सुन रहा था आप ही के चैनल पे कि उन्होंने भी पूरी तैयारी की है। ये अच्छी बात है कि प्रशासन हर परिस्थिति, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार बैठा है, मुस्तैद है। लेकिन मुझे लगता है कि गंगा अब शांत होकर आ रही है, अलकनंदा शांत है, और जो लोगों का, स्थानीय लोगों का जो फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से जो विजुअल अभी चल रहे हैं, सुबह का विजुअल बड़ा डरावना था, लेकिन 1:30 बजे तक जो विजुअल आने लगे बड़े शांत विजुअल हैं।
कोई दहशत वाले विजुअल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद अलकनंदा के तट पे रहने वाला आदमी हूँ। मेरा गांव मैठाणा गांव पड़ता है चमोली में, तो खुद वहीं से आया कि बहुत शांत होकर निकल रही नदी, कहीं कोई पुल को टच नहीं किया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। नदी जैसे बरसात में बहती है वैसे निकल गई। हाँ, बरसात में ये रहता है कि खतरे का निशान से ऊपर रहती तो वैसे ही अभी निकली है, लेकिन 45 मिनट बाद में वो स्थिति सामान्य हो गई, फिर नदी अपने पुराने रूप में आ गई। जी बिल्कुल, उम्मीद भी करते हैं कि आगे ये स्थिति जो है वो और सामान्य हो जाए। हमारे साथ अनिल राणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से अब ये बहाव धीरे धीरे कम होने लगा है, स्थिति सामान्य होने लगी है, लेकिन जैसे कि भी शशि भूषण जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि इस बार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने जो सतर्कता दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम जो है, इन्होंने इस बार बिल्कुल काबिले तारीफ काम किया है, और समय रहते प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि जो लोगों को सतर्क रहने का कार्य किया है। और जो केदारनाथ आपदा है, इससे सीख ली है लोगों में भी, जो दहशत का माहौल था ये, क्योंकि केदारनाथ आपदा इतनी भयंकर थी कि सैकड़ों लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भी इसमें अपनी जान खोई थी, तो परिजनों को लोगों ने खोया था। तो इससे सबक लेते हुए प्रशासन का, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अलर्ट रहते हुए लोगों में ये एक जागरूकता फैलाई कि भाई आप डरे नहीं, और हम मौके पे पहुंच चुके हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि एक अच्छा काम प्रशासन ने किया है। जी बिल्कुल अनिल, और कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ये वेग कम होगा और स्थिति सामान्य होगी। शशि भूषण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करने के लिए, और अनिल राणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। और आने वाले समय में स्थिति अब सामान्य होने वाली है, क्योंकि जो पानी का बहाव है वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे थे कि ऋषिकेश में भी अब भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। और अब आपको सीधे ले चलते अयोध्या, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। क्योंकि अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है, और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नजर रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पे नजर रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है, और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा एसडीआरएफ, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग
यहाँ पे SDRF की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों के साथ। जो जिले हैं जहाँ पर इफेक्ट आ सकता है उन जिलों में क्या इस तरह पे अलर्ट है कि उनको खाली कराया जाए? नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा ये मानना है कि हरिद्वार के बाद हरिद्वार में भीमगोड़ा में जो बैराज है उसके बाद उत्तर प्रदेश नरोरा और बिजनौर ये दो हमारे पास बड़े बैराज हैं और जो जल राशि वहाँ की दिखाई जा रही है उस जल राशि को देखते हुए हम लोग इस बात को मानते हैं कि दोनों जल राशि ये दोनों बैराज में हमारे एब्जॉर्ब हो सकती है। फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमने अलर्ट जारी कर रखे हुए हैं। हमारा SDRF भी इसके लिए सक्रिय है, पूरी तरह सतर्क है और NDRF भी इसमें सतर्क होकर के हर स्तर पर लोगों को राहत और बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो एक वहाँ की त्रासदी है, एक आपदा है। ग्लेशियर के टूटने से इस प्रकार की स्थिति अक्सर होती है और चूंकि एक निर्माणाधीन डैम के साथ वो टकराया है इसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा संभावित हुई है। घटना दुखद है लेकिन सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ वहाँ पे बचाव और राहत कार्यों को लेकर के आगे कार्य कर रही है और नीचे उस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। सर, आप एक बैठक की आज यहाँ पर क्या नहीं? देखिए, अयोध्या, देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप कर के बारे में एक कार्य योजना तैयार करने और उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कहा था। अलग अलग विभागों के साथ जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के हम अयोध्या के अंदर उस प्रकार का कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। इसमें हमारे सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण और अन्य विभागाध्यक्षगण आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। वे भी अपने अपने प्रोजेक्ट को देख रहे हैं जिसमें अयोध्या वास्तव में जिस प्रकार के आध्यात्मिक विकास के साथ ही भौतिक विकास की हकदार थी उस प्रकार के भौतिक विकास की प्रक्रिया को हम इसको आगे बढ़ा सकें और ये प्रक्रिया हमारी अलग अलग विभागों की तेजी के साथ पर्यटन और संस्कृति, लोक निर्माण विभाग, आवास और नगर विकास विभाग, इसके अलावा जो है परिवहन विभाग, हमने यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की है। मेडिकल कॉलेज निर्माण की अंतिम चरण में चल रहा है। यहाँ के हॉस्पिटल्स की व्यवस्था और देश के सभी राज्यों के द्वारा यहाँ पर अपने स्टेट गेस्ट हाउसेज के निर्माण के साथ ही अलग अलग पंथ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा यहाँ पे धर्मशाला के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना, सरयू जी के जल प्रवाह को राम जी की पेड़ी में भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, जैसे हरिद्वार में गंगा जी में हर जी की पेड़ी की तर्ज पर इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो। सड़कों के चौड़ीकरण और IPDS के अंतर्गत यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था के साथ ही पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो। ये तो सभी चीज़ों पर आज यहाँ पर व्यापक चर्चा हुई है और इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया भी गया है। साथ साथ सिक्योरिटी प्लान पर भी चर्चा हुई है, बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और मेरा विश्वास है कि आप देखेंगे अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप होगी और अयोध्या के अंदर उस प्रकार की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर शिलान्यास के साथ अगर हम देखेंगे तो विगत वर्षों की तुलना में अयोध्या में काफ़ी गुना श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ये इस बात को दिखाता है कि फ्यूचर में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं, ये अपार संभावनाएं रोजगार की भी अनेक संभावनाओं को लेकर के यहाँ पर आएगी और उन व्यापक संभावनाओं को लेकर के अयोध्या में एक नए रिंग रोड के निर्माण की व्यवस्था, जो
लोग अयोध्या नहीं आना चाहते, बाहर से निकलना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम उस प्रकार की सुविधा देने, NHAI के साथ मिलकर उस प्रकार की व्यवस्था देने जा रहे हैं। हर एक ओर से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था यहाँ पर देने की व्यवस्था, सड़कों की चौड़ीकरण की व्यवस्था, सड़कों के चौड़ीकरण के साथ जो लोग उससे विस्थापित होंगे तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था, उनके व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना करके उनको वहाँ पर उनके व्यवसाय को उनके साथ उनकी आजीविका के साथ जोड़ने की तैयारी, ये सभी पर विस्तृत चर्चा हुई है। और मेरा अनुमान है कि अयोध्या में बहुत शीघ्र इन योजनाओं के माध्यम से एक नई अयोध्या जो प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या होगी, उसको हम लोग देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल होंगे। 1000 एकड़ में सर नई अयोध्या बनाने की बात है, काफी बड़ी काफी है, लगभग 1200 एकड़ और विस्तृत परियोजना के साथ फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।